हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सुन प्रताप और मैं वापस आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। हम लोग रिवीजन लेक्चर की सीरीज़ कर रहे हैं और रिवीजन लेक्चर की सीरीज़ में हमने अभी तक मेटलर्जी देखा और मेटलर्जी का एक लेक्चर देखा जिसमें हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो मेटलर्जी में हम एलिंगम डायग्राम करने वाले हैं और एलिंगम डायग्राम को देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है और इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या होता है एलिंगम डायग्राम और किस तरह से एलिंगम डायग्राम से हम डर के नहीं बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक खास बात बोलना चाहूँगा कि ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू हैव डन इट वंस तो काफ़ी है, आपको एक बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एलिंगम डायग्राम से और देखने की कोशिश करते हैं कि एलिंगम डायग्राम होता क्या है। ठीक है, बेसिकली जब मैं एलिंगम डायग्राम की बात करता हूं तो बात है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड्स की बात है, ऑक्साइड्स की किसकी बात है आपके पास? ऑक्साइड्स की बात है ना? किसकी बात है? ऑक्साइड्स की बात है। और ऑक्साइड्स में हमारे पास है, ऑक्साइड्स की बात होती है। ठीक है, इसकी बात होती है, ऑक्साइड्स की बात होती है। और ऑक्साइड्स में क्या होता है, देखो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो एल्यूमिनियम है ये क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन लेके अपने पर ऑक्सीजन लगा दे रहा है और खुद क्या बन जा रहा है, सीआर बन जा रहा है ना? ये सिंपल सा फंडा है। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये जो सीआर है ये रिड्यूस होकर सीआर सीआर यहाँ पर आपके पास क्या था, +3 में था, +3 से क्या बना रहा है, 0। तो इसका तो रिडक्शन हो जा रहा है। और एल्यूमिनियम क्या है, 0 से +3 में जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये सीआर को रिड्यूस करके सीआर मेटल में बना दे रहा है, Cr3+ को रिड्यूस करके सीआर मेटल में बना दे रहा है और उसको एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है, इसको हटा दे रहा है सिस्टम से। और इसी के थ्रू हम एलिंगम डायग्राम, अब एलिंगम डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी? ऑक्साइड्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि जो मेटल है उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है ऑक्सीजन एफिनिटी पे, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कंबशन ऑफ M2MO मेटल है और मेटल से मेटल ऑक्साइड में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वी हैव मेटल, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू MO, ये ऑक्सीडाइज हो। अब जब मैं इस रिएक्शन का कुछ फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई राइट डेल्टा जी प्लस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लिखूंगा, है ना? डेल्टा जी प्लस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा, अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच तो हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना? तो डेल्टा एच नेगेटिव है। अब आपके पास क्या बचा, टी डेल्टा एस, आपके पास क्या बचा, टी डेल्टा एस। अब किसी भी रिएक्शन को नेगेटिव होने के लिए या किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। विच मींस यहां पर अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। विच मींस अगर इसको नेगेटिव होना है तो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है कि ये भी नेगेटिव रहे, डेल्टा एस भी नेगेटिव रहे, डेल्टा एस भी सॉरी ये जो टी डेल्टा एस है ये भी नेगेटिव रहे। विच मींस डेल्टा एस क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा टी डेल्टा एस क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें जो हमने अभी रिएक्शन किया, उस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेटल से मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जो हो रहा है तो मेटल MO बना रहा है। अगर आप देखें तो डेल्टा एस यहां पर नेगेटिव है, डेल्टा एस यहां पर नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है क्योंकि गैस है, लेकिन यहां पर स्पॉन्टेनिटी कम है क्योंकि सल्फर सॉलिड है। अब गैसियस से अगर सॉलिड में जा रहा है तो स्पॉन्टेनिटी रिड्यूस हो रही है, विच मीन्स क्या होगा, चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। विच मीन्स डेल्टा एस यहां पर नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्या रिएक्शन बनता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। विच मीन्स ओवरऑल रिएक्शन टू बी नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच पे डिपेंड करता है और टी पे डिपेंड करता है। अब देखो, मान लो अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। और अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि डेल्टा एच तो हमेशा नेगेटिव है ना। तो अगर डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एस से तो डेल्टा जी हमेशा क्या है, नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है तो क्या रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। वैसे ही अगर डेल्टा एच अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस इक्वेशन को मैं एक लाइन की फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज y इक्वल्स टू mx माइनस सी।
वेयर माइनस सी रिप्रेजेंट डेल्टा एच। माइनस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एच। और एम एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एम रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एस, और टी रिप्रेजेंट करता है और आपका एक्स रिप्रेजेंट करता है टी। एक्स रिप्रेजेंट करता है टी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिंगम डायग्राम की। देखो, अब हमने क्या इक्वेशन लिखी? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब समझो बात को। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव, विच मीन्स आपका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो ये नीचे से शुरू होगा, तो यहां से ये नीचे से शुरू हुआ है ना, नीचे से शुरू हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास आता है टी डेल्टा एस। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इक्वेशन कैसी, लाइन कैसी बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन थी तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। हाँ, अगर डेल्टा एच ज्यादा है तो इस पॉइंट से नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि तब डेल्टा जी नेगेटिव है, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इक्वेशन क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। तब इक्वेशन क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एच किससे लेस देन है? टी डेल्टा एस से लेस देन। ठीक है, सॉरी, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, नीचे वाली कंडीशन में। क्यों? अभी हमने यही तो पढ़ा था कि अगर डेल्टा एच लेस देन टी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है तो क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव होता है। वही चीज यहां पर है कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है तो क्या होगा? नीचे रहेगा डेल्टा जी, ये क्योंकि मैं यहां पर डेल्टा जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो नीचे की साइड रहेगा, विच मींस ये नीचे वाली इक्वेशन में क्या है? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। और ऊपर वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि कैसे मेटल्स प्लेस होंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन ये है, जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर, और जो सबसे लीस्ट होते हैं वो इधर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मेरे पास मेटल रिएक्टिव है तो वो जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड बहुत जल्दी बनाएगा, विच मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से बहुत तेजी से आगे जाएगा। ठीक है, और अगर आगे तेजी से आगे जाएगा विच मींस डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। मोर द रिएक्टिविटी मोर नेगेटिव विल बी डेल्टा जी, और जितना जल्दी ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना ही डेल्टा एच नेगेटिव होगा, विच मींस इंटरसेप्ट कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। और जितना लेस रिएक्टिव होगा, जितना भी लेस रिएक्टिव होगा, आपका इंटरसेप्ट कहां बनेगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी लेस नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी लेस नेगेटिव होगा। जब बात समझ आती है, तो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना नीचे, जितना कम रिएक्टिव उतना ही ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना ही नीचे, जितना कम रिएक्टिव उतना ही ऊपर। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लो, यहां पर एक चीज समझ लो, समझो बात को। मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहां पर डेल्टा एच ज्यादा है, यहां पर दूसरे वाले पे डेल्टा एच कम है। ठीक है ना, दूसरे वाले पे डेल्टा एच कम है। देखो, ठीक है, दूसरे वाले पे डेल्टा एच कम है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं M1 और इसको मैं मान लेता हूं M2। ये रिएक्शन है, M1 रिएक्ट्स विद O2 गिव्स अस MO2 या MO, है ना, और ये रिएक्शन है M2 रिएक्ट्स विद O2 गिव्स अस M2। ठीक है, M1O M2। अब बात समझना, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, अब समझो बात को। मेरे पास एक इक्वेशन है M2 प्लस O, सॉरी M2 प्लस M1O gives us M2O plus M1। ठीक है, गिव्स अस नहीं लिख के मैं इसको क्या करता हूं, मैं सिर्फ ये बताता हूं, यहां पर एरो ये लिख देता हूं। अब मेरे को बताना कि एरो किस साइड जाएगा, किसकी फॉर्मेशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्यादा नीचे है, इसका डेल्टा एच ज्यादा नीचे है कि नहीं, है ना। और अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है तो फॉर्मेशन क्या होगी? जल्दी बनेगा, जल्दी फॉर्म करेगा। और अगर जल्दी फॉर्म कर रहा होगा, अगर इफ इट इज फॉर्मिंग क्विकली, जल्दी से फॉर्म कर रहा होगा, विच मींस इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्विक है, विच मींस इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है। अब M2 की फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है, M1O की भी फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है, बट क्या M2O से ज्यादा है? नहीं, M2O से कम है, क्योंकि इसका डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच तो कम है इसका, तो डेल्टा एच इसका कम है। दैट्स वाई M1O की स्पॉन्टेनियस बनना या M1 कितनी जल्दी बनता है उतना ही क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। जितना M2 तो आसानी से बन जाएगा, तो विच मींस M2 जल्दी बनेगा और M1O देर से, विच मींस रिएक्शन कहां मूव करेगा? M2 की तरफ। रिएक्शन कहां मूव करेगा? M2 की तरफ। अब ये बात समझ आ रही कि M2 की फॉर्मेशन जल्दी होगी, M1O की फॉर्मेशन देर से होगी, तो स्पॉन्टेनियसली कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बात समझना, एक बात ख्याल से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो इस बात को। अब मैं यहां पर एक खास बात कहना चाह रहा हूं, मैं खास बात क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखो तो M2 ने क्या किया? M1 को रिड्यूस कर दिया। M2 ने क्या किया? M1 को रिड्यूस कर दिया। करा कि नहीं करा? विच मींस जो भी ग्राफ में नीचे पे होगा वो ऊपर वाले को क्या कर देगा?
रिड्यूस कर देगा। ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस। जो भी ग्राफ में नीचे पे है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा बेटर है देन जो ऊपर वाला ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन। इस वजह से हम ये करते हैं कि अगर ग्राफ में जो भी नीचे आए, ग्राफ में जो भी नीचे आए, नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास ZnS है, ठीक है, आपके पास ZnS है, आपको ZnO बना रहे हो, ऑक्सीजन रिएक्ट करवा रहे हो, आपके पास ZN है, आप ZN है। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर सॉलिड है, यहां पर लिक्विड है, यहां पर गैसियस है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस है। अब जब हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, देखो गैसियस सॉलिड, गैस से कहा मन रहा है सॉलिड, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, आपका डेल्टा एस में चेंजेस हैं बट नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। अच्छा जब मैं इसकी बात करूं तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और कहां बना रहा है, गैसियस है, तो ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब इधर पे ज्यादा है स्पॉन्टेनिटी और इधर पे तो बहुत ही कम हो गई, कंपेयर टू दिस तो ज्यादा ही होगी स्पॉन्टेनिटी। मान लेते हैं इसकी स्पॉन्टेनिटी 10 है तो इसकी कितनी रहेगी, 12। और आखिरी वाले की स्पॉन्टेनिटी तो एक ही है तो इसको हम मान लेते हैं 5 की स्पॉन्टेनिटी, इसकी भी 5 स्पॉन्टेनिटी। इसकी अगर देखो यहां पर क्या है, गैस है, तो इसकी क्या मान लेता हूं मैं, 14 मान लेता हूं, मान लेते हैं, है ना। और इसकी कितनी होगी, 5 स्पॉन्टेनिटी। अब इसकी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सब, है कि नहीं है। इसका इनिशियल प्रोडक्ट की स्पॉन्टेनिटी या इनिशियल रिएक्टेंट की स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है, विच मींस चेंज भी ज्यादा आएगा, विच मींस चेंज भी ज्यादा आएगा, विच मींस ये जो डेल्टा S3 है विल बी ग्रेटर देन डेल्टा S2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा S1। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा चेंज हो रहा है, यहां पर तो दोनों प्रोडक्ट गैसियस में और दोनों सॉलिड में जा रहे हैं, जबकि यहां पर एक सॉलिड में है और एक गैस में और दोनों सॉलिड में जा रहे हैं। तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस चेंज किस में आएगी, लास्ट वाले में, ठीक है। विच मींस हम ये कहते हैं कि डेल्टा S3 इज ग्रेटर देन डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1। ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात कह सकते हैं, सही बात है। चलिए अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना। ये जो सॉलिड है ये कहां पर होगा, अब देखो S क्या रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है स्लोप, S रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, जो कि हमें पता है नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो डेल्टा S क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा S नेगेटिव है, अगर डेल्टा S नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, अगर डेल्टा S नेगेटिव है तो आप बात समझें इस बात को, डेल्टा S नेगेटिव होने की वजह से इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx माइनस c, जहां पर m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, विच मीन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, विच मीन स्लोप ऐसे जाएगा, देखो पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ज्यादा कौन है, S3 ज्यादा है, कम कौन है, S1 कम है, तो जो ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, S3 का स्लोप ज्यादा होगा, S1 का स्लोप कम होगा। तो वही देखो, पहला जब मेटल सॉलिड में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट के आसपास रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू किया, स्लोप बढ़ा, मेटल ऑक्साइड डेल्टा S1। तो कोई भी चीज सॉलिड में है, उसके बाद आपके पास लिक्विड फॉर्म आ जाती है, लिक्विड से सॉलिड, तो देखो स्लोप बढ़ गया ना। देखो पहले स्लोप कैसा था, ये था स्लोप, नेक्स्ट स्लोप कैसा है, ऐसा है स्लोप, तो आपके पास स्लोप इस तरह से आ गया। फिर तीसरा स्लोप कैसा आ गया आपके पास, ऊपर की तरफ, तीसरा स्लोप कैसा आ गया, ऊपर की तरफ। स्लोप कैसा हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से जाता गया, है ना। तो स्लोप बढ़ गया। हमने ये तो बोला था कि डेल्टा S3 का स्लोप ज्यादा होगा डेल्टा S2 से, और डेल्टा S2 का स्लोप ज्यादा होगा डेल्टा S1 से, ये बात की थी हमने, तो यही बात यहां पर हो रही है ना। चलिए अच्छा ये बात हो गई आपकी, ठीक है। तो ये रिवीजन एक चीज हो गई। अच्छा अब कार्बन मोनोऑक्साइड का देख लेते हैं, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड कम्बशन देख लेते हैं। अब देखो हाँ समझना, आपके पास कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। अब देखो यहां पर 1 मोल बन रहा है, यहां पर हाफ मोल है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे क्या है, हाफ मोल, रिएक्टेंट साइड पे क्या है, हाफ मोल, है ना। रिएक्टेंट साइड पे हाफ मोल और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल, विच मींस आपके नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है या आपकी जो रैंडमनेस है, डेल्टा S है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो गई विच मींस डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा, विच मींस डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पर इक्वेशन रहेगी y इक्वल्स टू माइनस C माइनस mx, विच मींस डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इक्वेशन कैसे जाएगी, अब देखो यहां पर m क्या है, नेगेटिव में है, तो स्लोप नेगेटिव में जाएगा, तो स्लोप कैसे जा रहा है, नेगेटिव में, स्लोप कैसे जा रहा है, नेगेटिव में, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ये जो m है ना, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। अब ये पॉजिटिव में आता है स्लोप ऐसे ऊपर की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, अगर नेगेटिव में आता है तो नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि नेगेटिव में आया, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, सॉरी स्पॉन्टेनिटी क्या हुई है, इंक्रीज, स्पॉन्टेनिटी तो नहीं बोल सकते, स्पॉन्टेनिटी तो वैसे भी जनरली इंक्रीज होगी, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, m पॉजिटिव
डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर ये पार्ट नेगेटिव तो माइनस एम एक्स रहेगा, है ना। नेक्स्ट CO से CO2, अगर CO से CO2 जाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। देखो ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये क्या है, गैसियस। विच मीन्स अब देखो यहां 1 मोल है, यहां 1.5 मोल्स है, तो यहां पर ज्यादा मोल्स है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा मोल्स है ना, और प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स है। अगर रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा मोल्स है विच मीन्स डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, अगर डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव आ रहा है, अगर डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा बेटा, डेल्टा एस नेगेटिव आने की वजह से यहां पर ये जो इक्वेशन बनेगी इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस सी प्लस एम एक्स। और अगर ये एम एक्स हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा उससे एक ही चीज़ होगी बेटा कि ये स्लोप आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो फैक्टर्स होते हैं, टी की वैल्यू कम हुई तो डेल्टा एस ज़्यादा तो डेल्टा जी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो नीचे की साइड, और अगर टी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कंबशन ऑफ CO से CO2। अब CO से CO2 की बात करेंगे तो CO से CO2 रिएक्ट किया। आप देखो यहाँ पर एक मोल है, यहाँ पर एक मोल है, दोनों का एक मोल है तो रैंडमनेस सेम रहेगी। विच मीन्स डेल्टा एस जीरो तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच। अब डेल्टा एच नेगेटिव है तो नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इधर की साइड T1 से कम टेम्परेचर पे ये जो मेटल है, कौन सा मेटल है आपके पास, ये वाला, ये जो पर्पल लाइन दिख रही है आपको, ये वाला M से MO, ये वाला, ठीक है। रेड लाइन जो है वो C से CO वाली है, रेड लाइन जो है वो क्या है, C से CO, ठीक है। और जो आपकी ये वाली ब्लू लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो ये वाली पर्पल लाइन है, ये वाली जो पर्पल लाइन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी मेटल से मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से मेरे को एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या खासी बात होगी, लेस देन टेम्परेचर T1 से कम टेम्परेचर पे। अब समझना बात को, देखो हमने क्या बोला था कि अगर ग्राफ से नीचे वाला ग्राफ कोई होगा तो वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, सिंपल सी चीज है ना। ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर नीचे वाला विच मींस कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, विच मींस कार्बन मोनोऑक्साइड इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस। तो यहां इस पॉइंट देखो, ये T1 है, ये T1 से नीचे वाले टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को क्या, मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पे बात करें T1 से T2 के बीच में, इस टेम्परेचर के बीच में बात करें तो यहां पर कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे कोई नहीं है। ग्राफ में अगर कोई और बना देता तो हो जाता, लेकिन अभी इस ग्राफ के हिसाब से नीचे क्योंकि कोई नहीं है तो वो कोई भी इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो T1 से T2 के बीच में कोई भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन T2 से ज्यादा पे कौन रिड्यूस करेगा। देखो अब T2 यहां पर है, यहां पर T2 है, अब इस इधर पे अब अगर ध्यान से देखोगे तो इससे नीचे पे कौन आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है। कौन सी लाइन है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की, विच मींस इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे कार्बन इसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है ग्राफ में, तो कार्बन ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बस बेटा जनरल क्वेश्चंस ही आते हैं कि किस तरह से होगा। अब देखो रिड्यूस, ये जो x है, ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाले को रिड्यूस तभी कर पाएगा जब डेल्टा जी उसका ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही वो ऊपर वाले को क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा। चलिए अब एक दो चीजें और देख लेते हैं आप, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। देखो ये क्या है, ये रिफाइनिंग मेथड्स है। कैसे मेथड्स है, रिफाइनिंग मेथड्स में क्या है, देखो आपके पास पहला मेथड आता है डिस्टिलेशन, ठीक है। ये मेथड हम यूज करते हैं जब हमारे पास लो बॉइलिंग मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, लो बॉइलिंग मेटल्स। अगर मेरे पास लो बॉइलिंग मेटल्स हैं तो उनके लिए मैं यूज करता हूं जैसे जिंक एंड मरकरी, ठीक है। विच मींस क्या होगा, जो जल्दी बॉइल हो जाएंगे तो उन मेटल्स को हम जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन मेटल को हम जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एयर में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, लो बॉइलिंग मेटल्स। क्या होते हैं, लो बॉइलिंग मेटल्स। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, वी कैन कन्वर्ट इनटू फॉर एग्जांपल जिंक एंड मरकरी। तो जल्दी करेंगे तो क्या होता है, देखो द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल एज डिस्टिलेट,
ठीक है। तो जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं, तो और उसको क्या कर देते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, उसको हम उसको कूल करेंगे कभी, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इम्प्योर मेटल्स जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट है, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन क्या होता है, ये उसका उल्टा है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, अब देखो लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास एक स्लोप है और स्लोप पे आपने एक ब्रिक रख दी। अब ब्रिक की वजह से क्या होगा कि ये ना जब इसको हीट करोगे यहां से तो ये मेल्ट करना शुरू करेगा। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी मेल्ट करेगा, तो जितनी जल्दी मेल्ट करेगा उतनी जल्दी हम इसको यहां कलेक्ट करेंगे। तो जिसका भी, जब भी आपके पास लो मेल्टिंग एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन, तो हीट करते हैं, वो जल्दी मेल्ट करता है और फिर हम उसको कंटेनर में कंटेन कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफिकेशन। तो स्लोप में रखना पड़ता है ताकि वो मेल्ट करके गिरता रहे, है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये तो सबको पता ही है कि हम क्या करते हैं, एक कैथोड लेते हैं, प्योर पतली सी स्ट्रिप एनोड की लेते हैं, ठीक है, और एक मोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है CuSO4 का, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इम्प्योर किसका होगा, एनोड, प्योर किसका होगा, कैथोड, और आपके पास यहां से मेटल यहां और यहां से मेटल यहां आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूजुअली कॉपर एंड जिंक के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये हम यूज करते हैं लिक्विफिकेशन टिन के लिए, जिंक के लिए, इन दोनों के लिए यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग बेसिकली क्या है, जोन रिफाइनिंग बेसिकली ये है, देखो तुम्हारे पास एक जोन रिफाइनिंग सेमी मेटल है जो इस तरह से, अब क्या करते हो तुम, एक रिंग इसके थ्रू पास करते हो, है ना, और जहां पर ये रिंग होती है वहां पर ना, वहां पर वो मेटल ना, क्योंकि ये हीट वाली रिंग है तो वहां पर वो मेटल ना पिघलने लग जाता है, इधर पिघलने लग जाता है। अब फिर हम इसको, इस रिंग को थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाते हैं। जब हम इस रिंग को थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाते हैं तो जो पूरा पीछे वाला था वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जो आगे वाला था वो मेल्ट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, जो इंप्योरिटीज पीछे वाले में थी वो मेल्ट की तरफ आ जाएगी, क्योंकि किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड स्टेट। जो इंप्योरिटीज है वो मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल है देन द सॉलिड स्टेट, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो क्या होगा, जब आप इसको, अब ये देखो ये है मेटल, अब इसको क्या कर रहे हो, आप इसके थ्रू पास कर रहे हो, अब ये हीटेड है, तो जहां पर इसने मेल्ट किया, जहां पर इसने मेल्ट किया वहां तो ठीक था, फिर जब ये आगे बढ़ा तो जो मेल्ट वाले पार्ट में इंप्योरिटीज थी वो आगे मूव हो गई, फिर थोड़ा सा आगे मूव हो गई, फिर थोड़ा सा आगे मूव हो गई, फिर एंड पे आ गई, और जैसे ये एंड पे आई तो इस पार्ट को क्या कर दिया, हमने कट कर दिया। वही चीज होती है कि यहां पर इंप्योरिटीज आ जाती है और यहां पर इंप्योरिटीज आती है, आप उसको क्या कर देते हो, यहां से कट कर देते हो, यहां से क्या कर देते हो, कट, ठीक है। कौन कौन होता है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इसके लिए कौन यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। और फिर आते हैं आपके पास वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड, मेटल को किसी वॉलेटाइल कंपाउंड में कर देते हैं, विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल। उसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर डिकम्पोज करते हैं टू गिव प्योर मेटल्स, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब मॉन्ड प्रोसेस आपके पास, अब मॉन्ड प्रोसेस में क्या है, आपके पास निकल है, आपके पास 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, दिस इज वॉलेटाइल, इसको जब तुम हीट करोगे तो वापस निकल मिल जाएगा। याद रखना, निकल, निकल की एक खास बात है, 2 नाम इसके साथ बहुत फेमस है, DMG और मॉन्ड, 2 नाम के साथ खास फेमस है, DMG और मॉन्ड। कभी निकल के साथ ये दोनों नाम आएंगे तो हमेशा ट्रू मानना उस स्टेटमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वैन एरिकल मेथड, आपके जिरकोनियम है, आयोडीन है, और इसके साथ रिएक्ट करके आपके पास कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अगेन उसी को हीट करोगे आपके पास कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए बस बेटा इतना ही आज के उस पार्ट में, सिंपल सा पार्ट था आपके लिए, आपको लिंगम डायग्राम करना था और आपके ये डिस्टिलेशन था। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें देखते हैं, हम आपके ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।